हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस शॉर्ट वीडियोज़ में हम आपसे बात करने वाले हैं साहित्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र से पूछे जाने वाले ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो कि आपकी परीक्षा में हर बार निश्चित है, सुनिश्चित है कि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आते ही आते हैं। और आप सभी को बहुत ही तहे दिल से आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसके पूर्व के जितने भी वीडियोस आए, आपने उन वीडियोस को बहुत ही प्यार दिया। इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत तहे दिल से आभार है, धन्यवाद है। इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहें। हम आपके लिए इसी तरीके से एक से बढ़ के एक अच्छे पॉइंट्स वाले पॉइंट्स लेकर के आते रहेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होंगे। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों काव्य शास्त्र पर। काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो एक फैक्ट, एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, काव्य संप्रदाय, कालक्रम, प्रवर्तक एवं उनके ग्रंथ से एक प्रश्न आपका निश्चित यहाँ से आता ही आता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को सुनते चलिए, समझते चलिए। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जा सकता है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? आचार्य भरत मुनि को रस शास्त्र का या रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और इनकी ग्रंथ है वह है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र की जब बात आती है साथियों, तो यहाँ से कई सारे तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। या रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। और भरत मुनि का जो समय पूछा जाता है कि कब से कब माना जाता है, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक माना जाता है। 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी का जो समय है वह आपका भरत मुनि का माना जाता है। अब कहीं कहीं पर आप जब इनके समय की बात करते होंगे तो दूसरी सदी लिख करके आता है। दूसरी सदी का मतलब ये हो गया कि 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और दूसरी सदी तक का समय जो है वह भरत मुनि का माना जाता है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता की बात करेगा, प्रवर्तक की बात करेगा, आचार्य की बात करेगा। कितने भी सारे तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बता लेंगे। बाकी नाट्य शास्त्र में जैसा कि बता दें, नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें 36 अध्याय हैं। लगभग 5000 श्लोकों का जो प्रमाणिकता मिलता है, लगभग 5000 श्लोक, कहीं कहीं पर 6000 श्लोक की बात आती है। काव्य का विवेचन जो हुआ है वह वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। जब यही निर्णय सागर की बात करते हैं तो उसमें इनके अध्यायों की संख्या 37 बताई जाती है। तो 36 अध्याय, वैसे आप निर्णय सागर की बात करेंगे तो 37 अध्याय की बात आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम अलंकार संप्रदाय की। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं साथियों? कई बार आपसे पूछा जाता है प्रश्न। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। आचार्य भामह का जो ग्रंथ है, जो रचना है, वह है काव्यालंकार। काव्यालंकार में 6 परिच्छेदों में यह विभक्त है। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने परिच्छेदों में है? 6 परिच्छेदों में ये काव्यालंकार की चर्चा होती है। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक यानी भामा का जो समय माना जाता है वह 6वीं शताब्दी माना जाता है। एक प्रश्न आपके पेपर में यही आ जाता है, काव्य शास्त्रियों को उनके कालक्रम के अनुसार मिलाना होता है। तब आप तभी सही कर पाओगे जब आप जानते रहोगे कि कब किसका समय था। ठीक है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह। समय कब माना जाता है? 6वीं शताब्दी। ग्रंथ इनका है काव्यालंकार, जिसमें कि 6 परिच्छेदों में
इसका वर्णन मिलता है। फिर बात करते हैं हम रीति संप्रदाय की। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और इनकी जो रचना है वह है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। अक्सर बच्चे इस रचना में परेशान रहते हैं, कहीं कहीं पर काव्यालंकार सूत्र लिख देता है, कहीं कहीं पर काव्यालंकार सूत्रवृत्ति लिख देता है। तो जब जिस भी तरीके से आपका ये प्रश्न आता है और बच्चे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और इनका समय कब से कब माना जाता है, 8वीं शताब्दी मानी जाती है, 8वीं शताब्दी मानी जाती है। अच्छा, जब क्योंकि हमने महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रियों पर बात किया, बाकी इसी के अंतर्गत आप चाहते तो एक आचार्य और भी रख सकते थे, दंडी को। दंडी का जो समय माना जाता है वह 7वीं सदी ही माना जाता है, जिनकी रचना है काव्यादर्श। अभी उस पर हम चर्चा आपसे करने वाले हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये मुख्य रूप से आते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी चर्चा मैंने किया। तो देखिए, रीति संप्रदाय 8वीं शताब्दी वामन का समय कब से कब माना जा रहा है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। चाहे तो आप दंडी को लिख ही लीजिए, यहीं पर ये मैंने इधर लिखा हुआ है, दंडी के बारे में ये लिखा हुआ है। तो वहाँ आपने 6वीं शताब्दी पढ़ा था, यहाँ आप पढ़ लीजिए 7वीं शताब्दी। ये दंडी का जो समय माना जाता है, कब माना जाता है साथियों, 7वीं शताब्दी माना जाता है दंडी का समय। इनकी रचना कौन सी है, काव्यादर्श है काव्यादर्श 7वीं शताब्दी ये मान के चलिए। और 8वीं शताब्दी के अंतर्गत वामन का काव्यालंकार सूत्रवृत्ति या काव्यालंकार सूत्र, इसकी रचना सूत्रों में की गई और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी गई। इसमें 5 परिच्छेद और 319 सूत्र हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि वामन ने क्या लिखा है, 5 परिच्छेद और 319 सूत्र लिखा है, यानी इस काव्यालंकार सूत्रवृत्ति या काव्यालंकार सूत्र में इस बात को आप जानते चलिए। यानी 8वीं सदी की जब बात की जाएगी काव्यालंकार सूत्र पर या काव्यालंकार सूत्रवृत्ति पर, तो आप इस बात को जानते चलिए। इसके बाद देखिए, आपको दिख रहा है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक की बात आती है तो आनंदवर्धन का नाम आता है। आनंदवर्धन की जो रचना है वह है ध्वन्यालोक। कौन सा है रचना, ध्वन्यालोक। अब देखिए, एक बात तो आप यही जानिए, जब यहाँ से प्रश्न आपका आता है ध्वनि संप्रदाय के ही अंतर्गत ध्वन्यालोक की जब बात की जाती है, तो इसमें 4 उद्योग यानी अध्याय, कारिका में इसका रचना हुआ है। कितने अध्याय हैं ध्वन्यालोक में, तो 4 अध्याय हैं। एक बात और बता देना चाहूँगा साथियों, ध्वनि संप्रदाय में आप आनंदवर्धन के साथ ही साथ एक और आचार्य की बात करते हैं, लेकिन जब इनका प्रबल विरोध होता है तब वे आचार्य आते हैं। वे कौन से आचार्य हैं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, बाकी अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्वन्यालोक हो गया। इसके बाद आता है आपका वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय का जो समय माना जाता है वह 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, और इसके प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक, और रचना है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम की अगर बात करें तो इसमें भी 4 उन्मेष पाए जाते हैं। कितने उन्मेष हैं साथियों, इसमें 4 उन्मेष, यानी कि 4 अध्यायों में यह विभक्त है। और इसके बाद आपको दिख रहा है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, आचार्य क्षेमेंद्र हैं, और इनकी रचना आपको दिख रही है साथियों औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा की अगर आप लोगों से बात करेंगे, आचार्य क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा से भी प्रश्न आपके पेपर में, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, आचार्य क्षेमेंद्र। अब वैसे तो बहुत सारे आचार्य हैं, अगर हम बात करें तो 11वीं शताब्दी में आप बहुत सारे, जैसे कविकंठा भरण भी आता है, आप देखेंगे कविकंठा भरण भी आता है। औचित्य संप्रदाय के ही साथ साथ कविकंठा भरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करते हुए केवल मुख्य बातों पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि की रचना थी, आपने ऊपर पढ़ा। इस नाट्य शास्त्र पर टीका किसने लिखी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीका किसने लिखा, तो नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती ने। किसने,
आप ध्यान दे दीजिए, इसको लिख लीजिएगा। अभिनव भारती ने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी। आनंदवर्धन की जब बात आती है, आनंदवर्धन के रचना ध्वन्यालोक की बात आती है, तो ध्वन्यालोक पर टीका लिखी गई। ध्वन्यालोक पर टीका किसने लिखी थी? ध्वन्यालोक लोचन ने। कौन लिखा था साथियों? ध्वन्यालोक लोचन ने। ध्वन्यालोक लोचन ने इस पर टीका लिखी। इस पर क्या लिखी? टीका लिखी। और बात करें, इसमें तो नहीं है लेकिन आपको बता दें, जैसे काव्य कौतुभ भट्ट तौत की काव्य कौतुभ विवरण की भी टीका लिखी गई है। बाकी क्षेमेंद्र की जब हम चर्चाओं करते हैं, आचार्य क्षेमेंद्र की अगर बात नहीं, यहाँ पर तो औचित्य विचार चर्चा लिखा गया है। बाकी इनका कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक, औचित्य विचार चर्चा, दशावतार चरित, इनके 4 रचनाएं बहुत मुख्य रूप से, इनकी 4 रचनाओं को माना जाता है। कितनी रचनाओं को माना जाता है? 4 रचनाएं इनकी मुख्य रूप से मानी जाती हैं। एक तो आपका यही हो गया जो है कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कवि कंठाभरण, कवि कंठाभरण एक इंपॉर्टेंट है। कवि कंठाभरण हो गया। सुवृत्त तिलक हो गया। इनका एक और हो गया सुवृत्त तिलक हो गया। और एक लिखा ही हूँ मैं, और एक बचता है, वो भी लिख लीजिए, दशावतार चरित। कौन सा है? दशावतार चरित। तो इनकी 4 रचनाएं मुख्य रूप से आ रही हैं। आप्य दीक्षित की बात करें तो वृत्ति, वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद आता है। तो बात यहाँ पर करिए, जो यहाँ से हम जिसमें काव्यशास्त्र के मुख्य काव्यशास्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने बात किया सबसे पहले रस संप्रदाय, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक हैं और ये रचना है नाट्यशास्त्र। फिर बात किया हमने अलंकार संप्रदाय, 6वीं शताब्दी, और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भामह, इनकी रचना है काव्यालंकार। और इसके बाद हमने फिर 7वीं शताब्दी को पीछे बता दिया आपको कि काव्यादर्श, और इसके रचनाकार हैं दंडी। 7वीं शताब्दी में आचार्य दंडी की बात कर लिए। फिर 8वीं शताब्दी में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करते हैं तो आचार्य वामन। 8वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इनकी जो रचना है वह है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, या सूत्र, केवल काव्यालंकार सूत्र भी आप कह सकते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं ध्वनि संप्रदाय, 9वीं शताब्दी इसके प्रवर्तक जो है आनंदवर्धन माने जाते हैं। और इसका जो है, इनका जो पवित्र ग्रंथ है या इनका जो ग्रंथ है वह है ध्वन्यालोक। फिर इसके बाद हमने बात किया वक्रोक्ति संप्रदाय, 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य भाग को जो है वक्रोक्ति संप्रदाय का कालक्रम माना जाता है। और इसके जो है प्रवर्तक हैं वह कुंतक, और इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। और इसके बाद मैंने बात किया औचित्य संप्रदाय, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, आचार्य क्षेमेंद्र को इनकी 4 रचनाएं मुख्य रूप से हैं, औचित्य विचार चर्चा, दशावतार चरित, सुवृत्त तिलक, कवि कंठाभरण। कौन सी रचना है साथियों? कवि कंठाभरण। तो ये हमने बात किया महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रियों पर साथियों। इनके अलावा जैसे कुछ ऐसे भी काव्य शास्त्री हैं जिनकी रचनाओं को आपसे आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। बाकी जो है इनके समय के बारे में, सब चीज़ों के बारे में तो हम चर्चा करते ही हैं। जैसे 10 रूपक की बात करें तो ये धनंजय की रचना है, और 10 रूपक का जो समय माना जाता है वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं 10वीं शताब्दी या 10वीं सदी में जो है 10 रूपक का समय माना जाता है। यहाँ से प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मम्मट की बात करते हैं, काव्य प्रकाश की बात आती है, 11वीं शताब्दी में काव्य प्रकाश आती है, वहाँ 10वीं शताब्दी, यानी ये मम्मट की बात करेंगे तो ये 11वीं शताब्दी, यानी इनका जो समय मम्मट का माना जाता है वह 11वीं शताब्दी माना जाता है। अलंकार सर्वस्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। यह रचना रुय्यक की है। किसकी है? रुय्यक की है। और इनका जो समय माना जाता है वह 12वीं शताब्दी माना जाता है, या 12वीं सदी माना जा सकता है। इसके बाद दिख रहे हैं आपको उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि की अगर बात करें, ये उज्ज्वल नीलमणि रचना है, किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की। किसकी रचना है साथियों? रूप गोस्वामी की। आपसे रूप गोस्वामी का समय भी पूछा जा सकता है, तो रूप गोस्वामी का जो समय है वह 16वीं सदी माना जाता है। उज्ज्वल नीलमणि 16वीं सदी की रचना मानी जाती है। और इसके बाद बात आती है
रस गंगाधर की। जब रस गंगाधर की बात करते हैं तो आचार्य जगन्नाथ की बात आती है। आचार्य जगन्नाथ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारी परीक्षाओं, जितनी भी परीक्षाओं को देखते हैं वहाँ पर पूछा जाता है। तो रस गंगाधर, आचार्य जगन्नाथ या पंडित राज जगन्नाथ भी लिखा जाता है। इनका जो समय माना जाता है वह 17वीं सदी माना जाता है। और इसके बाद आपका दिख रहा है एक यहाँ पर साहित्य दर्पण विश्वनाथ। अब देखिए आचार्य विश्वनाथ की जब बात करते हैं तो साहित्य दर्पण की बात आती है, और विश्वनाथ का जो समय माना जाता है साथियों वह 14वीं सदी माना जाता है। कब? 14वीं सदी साहित्य दर्पण माना जाता है। और इसके बाद आपको दिख रहा है रस सिद्धांत नगेंद्र की। अब देखिए नगेंद्र का भी नाम आता है, रस सिद्धांत के प्रणेता नहीं कह सकते, लेकिन रस सिद्धांत जो इनका काव्यशास्त्री ग्रंथ है, रस सिद्धांत नगेंद्र का पूछा जाता है। एक दो मर्तबे आपके परीक्षाओं में पूछा जा सका है। तो आप लोग जानते रहिए, रस सिद्धांत की जब बात करेगा, काव्यशास्त्री ग्रंथ की बात है ना, काव्यशास्त्री ग्रंथ के अंतर्गत ही आपका यह भी आ जाता है, इसलिए इसको आप जानते रहिए। बाकी जैसे इनके अलावा मैंने बहुत सी चीज़ों को चर्चा में ला दिया। बहुत सारे और ऐसे भी रचनाएं हैं, जैसे भट्ट तौत हो गए, कुंतक हो गए, भोजराज हो गए, मम्मट हो गए, आपके हेमचंद्र हो गए, रामचंद्र, गुणाचंद्र हो गए। तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने प्रयास किया है यहाँ पर केवल और केवल महत्वपूर्ण जो है, जो काव्यशास्त्री हैं या महत्वपूर्ण आचार्य जो हैं और उनकी जो ग्रंथ हैं उन्हीं पर आपसे चर्चा करने का प्रयास किया है। बाकी डिटेल में चर्चा हमारी क्लासेस के दौरान होती रहती हैं। आइए बात कर लेते हैं अंतिम बिंदु पर इस सेशन के, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। भरत मुनि के रस सूत्र, यानी भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया, भरत मुनि के जब रस सूत्र की बात आती है, रस सूत्र के अंतर्गत इसे मैंने पढ़ाया भी है, आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो उस रस सूत्र की जब बात आती है तो उसके व्याख्याकार कहने का मीन्स क्या होता है साथियों, कि उस पर जिसने व्याख्या दिया है, यानी रस की सर्वप्रथम जो व्याख्या थी वह भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में ही मिलता है, जैसा कि आपको पता है। और निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग जो है भरत मुनि ने रस सूत्र में ही किया। भरत का रस सूत्र रस की निष्पत्ति को ही व्यक्त करता है, अतः उनकी व्याख्याएं भी रस निष्पत्ति से ही संबंधित है। और भरत के रस सूत्र के लिए जो आप रस निष्पत्ति का जो एक उदाहरण पढ़ते हो, अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, विभावानुभाव्य व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति को परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृति तो मिली, किंतु इसके दो पदों संयोग और निष्पत्ति का स्पष्ट अर्थ निर्दिष्ट न होने कारण इसको या इसकी विभिन्न व्याख्याएं दी गई। अब इस पर बहुत सारी व्याख्याएं लिखी गई, कई आचार्यों ने इस पर व्याख्या लिखी, लेकिन मुख्य रूप से जो चार आचार्य फेमस हुए, या चार आचार्य से जहां से आपके पेपर में फिक्स है कि एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जैसे बात कर ले हम, सबसे पहले आपको भट्ट लोलट पर ही बात कर लें, ठीक है। आइए भट्ट लोलट की अगर बात करें तो भट्ट लोलट ने व्याख्या क्या दी या इसका सिद्धांत क्या दिया, तो भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कह सकते हो। उत्पत्तिवाद का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इसको आप आरोपवाद भी कह सकते हो। क्या? आरोपवाद, यानी व्याख्या क्या किया इसका, आरोपवाद। निष्पत्ति का अर्थ क्या बताया? भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति बताया है। क्या बताया है? उत्पत्ति बताया। और रस की जो अवस्थिति बताई वह बताई अनुकार, यानी वास्तविक रमादि में बताया। अब देखिए संयोग किस में आया, इसमें संबंध उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, गम्य गमक भाव संबंध, पोष्य पोषक भाव संबंध की बात आती है। और एक दर्शन इनका पूछा जाता है कि भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद सिद्धांत या आरोपवाद सिद्धांत की व्याख्या जो की, ये कौन से दर्शन पर आधारित है या कौन सा दर्शन है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मीमांसा दर्शन या मीमांस दर्शन कहीं कहीं लिखा जाता है, लेकिन मीमांसा दर्शन होना चाहिए। अच्छा, भट्ट लोलट के बाद बात आती है संकुक की।
कहीं कहीं पर आप शंकुक ना लिख करके श्री शंकुक मिलेंगे या भट्ट शंकुक भी देखने को मिल सकते हैं। भट्ट शंकुक ने जो वाद दिया वह वाद कौन सा या सिद्धांत कौन सा है, तो इन्होंने अनुमितिवाद कहा। क्या कहा? शंकुक ने अनुमितिवाद कहा, अनुमितिवाद कहा और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति बताया। अनुमिति मतलब अनुमान यानी अनुमाप्य अनुमापक भाव, अनुमिति बताया। और इनका जो दर्शन था वह था न्याय दर्शन। कौन सा दर्शन था? न्याय दर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पीस के पे जाइए, आपके पेपर में फिक्स है कि आज के सेशन से 2 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे पेपर में 100%, कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आपकी बात आती है भट्ट नायक की। भट्ट नायक की अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह है भोगवाद। भोगवाद को भुक्तिवाद भी कहा जाता है, भुक्तिवाद या भोगवाद। विभावन यानी भोज्य भोजक भाव की स्थिति को पैदा किया और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति बताया। क्या बताया? भुक्ति बताया। प्रेक्षक दर्शक में रस की अवस्थिति बताई और इनका जो दर्शन है वह है सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन है साथियों? सांख्य दर्शन। और इसके बाद आपको दिख रहा है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है या जो इन्होंने व्याख्या दी वह है अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद यानी अव्यंजना यानी व्यंग्य व्यंजक भाव की बात की और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति बताया। क्या बताया? अभिव्यक्ति बताया, यानी सामाजिक सहृदय में रस की अवस्थिति बताई और इनका जो दर्शन है वह है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को कहीं कहीं पर शैव दर्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? शैव दर्शन भी देखने को मिल सकता है। तो वेदांत दर्शन या शैव दर्शन की जो बात की जाती है, बातें वही हैं जो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लियर है साथियों? तो देखिए, मैंने बात किया भरत मुनि की। भरत मुनि ने सबसे पहले जो है रस निष्पत्ति पर या रस पर जो है इन्होंने सबसे पहले टिप्पणी किया या रस की सर्वप्रथम व्याख्या की भरत मुनि ने। निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि ने ही रस सूत्र में किया है। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। इनके 4 व्याख्याकार, मुख्य रूप से इनके 4 व्याख्याकार हैं। वैसे तो बहुत सारे व्याख्याकार हैं, 13 का कहीं कहीं वर्णन मिलता है, कहीं और मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से इनके 4 व्याख्याकार हुए भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत दिया, शंकुक ने अनुमितिवाद, भट्टनायक भोगवाद या भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। अब देखो, याद करने का ट्रिक भी समझ लो आप। जैसे कहा भट्टलोलट तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक की बात करेगा अनुमितिवाद, भट्टनायक भा से भा याद करिए, भट्टनायक भोगवाद या भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त से आ याद करिए अभिव्यक्तिवाद। बाकी भट्टलोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति बताया, शंकुक ने अनुमिति बताया, भट्टनायक ने भुक्ति बताया और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्ति बताया। दर्शन की बात करें तो भट्टलोलट मीमांसा दर्शन पर, मीमांसा दर्शन, शंकुक न्याय दर्शन, भट्टनायक सांख्य दर्शन, अभिनवगुप्त वेदांत दर्शन या शैव दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए कॉपी में, एकदम रट डालिए साथियों, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आने वाला है, आता ही आता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे इसी महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट, पहला फैक्ट आपको दिख रहा है, आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता पूछ लेगा, वही बात जो पीछे पढ़ा। तो आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता की बात आएगा तो भट्टलोलट का नाम आएगा। भट्टलोलट का नाम आते ही आपको आपके जहन में मीमांसा दर्शन का नाम आना चाहिए, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत की बात आ जानी चाहिए। और अगला पॉइंट दिख रहा है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना भट्टनायक ने की। जैसे ही बात भट्टनायक की हो रही है, तुरंत आपके दिमाग में सांख्य दर्शन आना चाहिए। सांख्य दर्शन से आपको भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत की बात आपके जहन में आ जानी चाहिए। फिर बात हो रही है रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता
किसने स्थापित की, तो अभिनव गुप्त ने किया। जैसे ही अभिनव गुप्त नाम आ रहा है तो शैव दर्शन की आपके जहन में चर्चा आ जानी चाहिए, शैव दर्शन या वेदांत दर्शन की बात आनी चाहिए। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह था आपका अभिव्यक्तिवाद। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है, रस को किस किस नाम से जाना जाता है, तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है, या ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा जाता है, या लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा जा सकता है, वेदांत अब देखिए इसी के बात किया जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है, वेदांत स्पर्श शून्य भी कहा जा सकता है, और आदि बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। अब जैसे आचार्य शंकुक का नाम आया, श्री शंकुक का नाम आना, आपके जहन में न्याय दर्शन और अनुमितिवाद का सिद्धांत आ जाना चाहिए। तुरंत ये क्लिक करना चाहिए, माइंड आपका इसी पर क्लिक कर जाना चाहिए, तब जाकर के आप परीक्षा में क्लिक कर पाओगे। तो रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य श्री शंकुक की है। अंतिम बिंदु है इस पाठ्य का, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया। जैसे भट्टनायक आया, बिना कहे सुने आपके दिमाग में सांख्य दर्शन आना चाहिए, भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत की परिकल्पना आपके जहन में आ जाना चाहिए। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं दो प्रश्नों पर, क्योंकि दो प्रश्न बनते हैं अच्छे प्रश्न, इसीलिए हम दो प्रश्नों पर आपसे आज प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका जवाब साथियों आपको देना है कमेंट के माध्यम से। जैसा कि आपने बच्चों ने पीछे बहुत अच्छे से जवाब दिया है, इस प्रश्न का भी जवाब आप पूरी व्याख्या लिखा करिए। आपसे जो प्रश्न पूछा जाए प्रयास किया करिए उस प्रश्न के बारे में कितना डिटेल आप लिख सकते हैं लिखा करिए। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपका जो कमेंट्स पढ़ेगा उसे भी कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगी, और आप भी कभी उसे देखोगे तो आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। आइए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य की बात किया जा रहा है। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, किसे माना जाता है, आचार्य भामा को, आचार्य वामन को, आचार्य आनंदवर्धन को, या आचार्य कुंतक को। पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक की बात किया जा रहा है कि उत्पत्तिवाद, जैसे ही उत्पत्तिवाद आ गया तुरंत आपके दिमाग में, अभी हमने बताया था कि उत्पत्तिवाद आया यानी आरोपवाद क्लिक करना चाहिए, सिद्धांत की बात है। अब आप मीमांसा दर्शन पकड़ोगे तो आचार्य आप खुद पकड़ के बताओ, अभिनव गुप्त, पाणिनि, भरत मुनि या भट्ट लोयक। तो इन प्रश्नों का देना है जवाब कमेंट के माध्यम से। कैसा रहा सेशन आज का जरूर बताइएगा, इस बात को भी कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज पाने के साथ ही साथ हमारी और कंप्लीट क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में मिलते हैं किसी जोरदार टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक को बताना कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो ज़रूर आप कमेंट करके बताया करिए, उस पर हम ज़रूर वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। ओके साथियों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।